नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस ऑनलाइन स्टडी क्लास वीर पथ पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आगामी दिनों में जो परीक्षाएं आयोजित होने वाली है उनके लिए जो अति महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक्स है, चैप्टर्स है, उनको हम कम समय में ज्यादा मैटर उपलब्ध करवाने की दृष्टि से कुछ चैप्टर कर रहे हैं। हम इसी के क्रम में आज सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। इस एक ही वीडियो में हम सिंधु घाटी के बारे में कंप्लीट डिटेल है वो कर लेंगे। जहां तक हो सके एक ही वीडियो में कम से कम समय में हम एक यानी 25 प्लस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, उन स्थलों के बारे में भी मैप पर कहां पर कौन सा क्या है वो भी हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में सामान्य सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो सामान्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अंत तक बने रहें। ये एक वीडियो देखने के बाद में आपके सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, एकदम क्लियर होगा, माइंड में फिट होगी बात। इसके लिए आप भी ध्यान रखना, नोटबुक में कहीं पर भी ऐसा मैप बनाकर पॉइंट टू पॉइंट साथ में लिखते रहना। अब हम मैप पर एक एक देखें, उससे पहले मैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ सामान्य है वो जानकारी दे देता हूं। सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले तो इसका नाम सिंधु नदी घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, इसके लिए देखो साथियों, यहां पर एक नदी है सिंधु नदी का उद्गम। ध्यान रखना, सिंधु नदी का उद्गम है वह तिब्बत से होता है। मानसरोवर तिब्बत से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है सिंधु नदी। इस नदी के आसपास इस क्षेत्र में है वो बहुत सारे सभ्यता स्थल मिले, यानी वहां पर लोग निवास करते थे पहले, फिर प्राकृतिक कारणों से वो सब विलुप्त हो गई, पूरी सभ्यता कंप्लीट खत्म हो गई। और फिर जब उन्हें उत्खनन किया गया, खोदा गया, तो बाद में ऐसा पता चला कि यहाँ पे लोग रहा करते थे। वो कैसे पता चला, सर्वप्रथम किसने किया, वो सब हम चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं हम इसके बारे में सामान्य जानकारी। कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, उसका पूरा कंप्लीट ये क्षेत्रफल है वो 2,99,600 वर्ग किलोमीटर। सबसे पहले तो ये पॉइंट ध्यान रखना, लगभग 3 लाख देख लें। ऑप्शन में अगर 3 लाख है लगभग में तो ठीक है, अगर क्षेत्रफल पूछ लें कुल क्षेत्रफल कितना है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो लगभग 3 लाख, जिसमें सिर्फ 400 किलोमीटर कम है, 2,99,600 वर्ग किलोमीटर ये है। अब ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये जो अभी मैं बता रहा हूं ये फैक्ट है, वो इजी से इजी क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं और ये उम्मीद की जाती है ये तो सब करेंगे, इतने इजी क्वेश्चन होते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता थी ये, ठीक। कांस्य का, तांबे का यहीं से प्रारंभ हुआ था। अब ये एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। मात्र सत्तात्मक सभ्यता मतलब यहां पर मातृ देवी की पूजा की जाती थी। वर्तमान में जैसे देखा जाए तो वर्तमान में पितृ सत्तात्मक है, और इसके बाद में जो वैदिक सभ्यता थी वो भी पितृ सत्तात्मक थी, लेकिन ये क्या थी, मात्र सत्तात्मक। यहाँ पे धरती को भी, मिट्टी को भी है वो उर्वरा की देवी मानकर पूजा करते थे। यहाँ पे अधिकतर जो भी है एक मरण मूर्ति है वो मातृ देवी की मरण मूर्ति ज्यादा मिली थी। मातृ देवी की मूर्ति 2 स्थान पर नहीं मिली, मैं वो बताऊंगा अभी, जो भी हम डिटेल करेंगे उस समय बताऊंगा। 2 स्थानों पर नहीं मिली, बाकी सब जगह पर मिली थी कि मूर्तियां मिली थी। इस हिसाब से कह सकते हैं ये मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। ये हो गया। अब एक ये ध्यान रखना, ये आद्य ऐतिहासिक काल में था, यानी प्रोटो हिस्टोरिकल काल। प्रोटो हिस्टोरिकल एज या आद्य ऐतिहासिक काल का है ये, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता ये दोनों आद्य ऐतिहासिक समय की सभ्यताएं हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर ऐतिहासिक काल शुरू हो जाता है, ये आद्य ऐतिहासिक था। और इसके बारे में फैक्ट देखें, यहां पर सबसे ज्यादा है वो गेहूं और गेहूं व जौ की खेती ज्यादा होती थी। बाकी चावल है, कपास है, वो सब की होती थी इनके अलावा भी, लेकिन अधिकतर गेहूं व जौ, प्रमुख फसलें देखी जाए तो गेहूं व जौ,
ये दो फसलें थी। अब इसके बाद में यहां पर जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक, जिसको कि पिक्टोग्राफिक भी कहा जाता था। पिक्टोग्राफिक, पिक्टोग्राफिक भाव चित्रात्मक, यानी इसी को एक ब्रुस्टोफेदम कहा था। ब्रुस्टोफेदम पद्धति, यानी ये लिपि है, भाव चित्रात्मक लिपि या पिक्टोग्राफिक लिपि है, जिसे कि ब्रुस्टोफेदम पद्धति ये कहा था बीबी लाल ने। बीबी लाल ने क्या कहा था? ब्रुस्टोफेदम लिपि कहा था इसी को। मतलब जैसे हम लिखते हैं, मैंने अभी ये लिखा है, यहां से यहां लिखा, फिर ये लिखा, इस तरीके से ये देवनागरी लिपि में जो हिंदी है वो लिखी है। लेकिन वहां पे उसमें क्या है, इस तरह से दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, इस तरह से ये लिपि होती थी, वो भाव चित्रात्मक लिपि कहलाती थी। ये हो गया पॉइंट। ये सबसे पहले पढ़ने की कोशिश ग्रीन वेडेन ने की थी, ध्यान रखना। वेडेन महोदय, ये ग्रीन वेडेन, उसने ये सबसे पहले पढ़ने की कोशिश की थी। और भारत का कौन था? तो नटवर झा है। नटवर झा है जिसने सबसे पहले इस लिपि को पढ़ने की कोशिश की। और भारत का पूछे तो, और विश्व में सबसे पहले है वो ग्रीन वेडेन ने पढ़ने की कोशिश की थी इसको। ये हो गया। किसके बाद यहां पर सड़कों की ग्रिड पद्धति थी। सड़कों की ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति मतलब इस तरह से वक्राकार, जैसे कि कोई भी है समकोण काटती थी, एक गली है वो दूसरी को समकोण काटती थी। ये सड़कें हैं, जैसे नगर नियोजन होता ना, श्रेष्ठ नगर व्यवस्था थी यहाँ पे, ये नगरीय थी, ये ध्यान रखना। एक और मात्र सत्तात्मक समाज था, और यहां पर क्या था? नगरीय सभ्यता थी, ध्यान रखना। उस समय भी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता, और वहां पे जैसे नगरों का नियोजन होता है वैसी तरह से एक अच्छी तरह से यहाँ पर समकोण काटती हुई यहाँ पे घर वगैरह बने हुए, ये सड़कें इस तरह से थी, व्यवस्था थी इनकी। ये सड़कों की ग्रिड पद्धति हो गई। अब इसके काल के बारे में देखा जाए तो ध्यान रखना, इसका काल कौन सा, कालक्रम कहां से कहां तक? तो वैसे रेडियो कार्बन 14 यानी RC14, इस विधि के अनुसार देखा जाए तो इसका कालक्रम है वह 2350 से 1750 ईसा पूर्व। 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और ये 2350 से 1750 क्यों आ रहा है? ईसा पूर्व है, इसी कारण है। ये रिवर्स क्यों चल रहा है अभी तक ये नहीं पता है किसी को। तो ये भी देख लेना कि ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उससे पहले के जितने भी काल है, जैसे 1 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, 1750 वर्ष पहले, 2350 वर्ष पहले, गणित में ग्राफ बनाते हैं तो माइनस में आता ना 1 2 3, वैसे ही यहां पर है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और बाद में, यानी जिसको बिफोर क्रिस्ट इंग्लिश में कहते हैं BC, यानी बिफोर क्रिस्ट, ईसा पूर्व। और इंग्लिश में आगे वाले को कहेंगे AD, यानी ईसवी सन। वर्तमान में ईसा मसीह के बाद में 2021, यानी ये ईसवी सन है, और उससे पहले। तो अब वर्तमान से लगभग देख लो आप, ये हो गए 2350 और ये 2000, तो कम से कम लगभग 4300 वर्ष पहले की ये बात है जब ये सिंधु सभ्यता विद्यमान थी। अब देखो 2350 से 1750 ये रेडियो कार्बन C14 जो विधि है उसके अनुसार, उस पद्धति के अनुसार ये है, सर्वमान्य यही माना जाता है। इसके अलावा देखो एक जो गेजेटियर ऑफ इंडिया है, गेजेटियर ऑफ इंडिया ऑफिशियली है, वो भी मानी जाती है। उसमें 2400 से 1700 ईसा पूर्व माना गया। कहीं पर आप 2300 से 1700 देखोगे, तो ये मिलती जुलती। लेकिन एक और ध्यान रख लेना, जॉन मार्शल जब सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था उस समय महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। उन्होंने 3250 से 2750 ईसा पूर्व माना था। अलग अलग विद्वानों के अपने अलग अलग है, इतिहासकारों के मत है, वो अलग अलग देखना। ज्यादा महत्वपूर्ण जो है मैं वो बता रहा हूं आपको, क्योंकि संक्षिप्त में बताना है। तो ये देख लेना कालक्रम। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सामान्य जो छोटी छोटी जानकारी थी ये ध्यान से नोट कर ले। और हाँ, इनके निर्माता है
वो द्रविड़ को माना जाता है। निर्माता कौन? द्रविड़, क्योंकि यहां पे 4 जातियां थी, द्रविड़, मंगोल, ऑस्ट्रियन, भूमध्य सागरीय। द्रविड़, मंगोल, ऑस्ट्रियन और भूमध्य सागरीय, ये 4 जातियां थी और उनमें से द्रविड़ है वो सबसे प्राचीन और सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता माने जाते हैं। ये जो सामान्य पॉइंट है वो लिखे, उसके बाद में अभी हम करेंगे एक एक सभ्यता के बारे में कि कौन सा सभ्यता स्थल सबसे पहले, कौन सा सबसे बाद में, कौन सा कहां पर है, कब खोजा गया, कब उत्खनन किया गया, सब करते हैं। पहले ये करें। अब सभी सभ्यता स्थलों के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से, कब खोज हुई इसकी, कब पहचान हुई, कब उत्खनन हुआ, सब देखते हैं। सबसे पहले देखो, ध्यान रखना पॉइंट टू पॉइंट ये चीज, 1826 में एक पुरातत्ववेता, भूगोलवेता था जिसका नाम था चार्ल्स मैसन। ठीक है, चार्ल्स मैसन था, वह आया यहां पर इस क्षेत्र में, तो हड़प्पा नामक स्थान पर उसने पहचान की कि कुछ है वो ऐसे खंडहर मिले जो कि वर्तमान के नहीं थे, बहुत प्राचीन समय के थे। तो सबसे पहले पहचान किसने की, ये अगर आता है कि सिंधु सभ्यता की सबसे पहले पहचान किसने की, चार्ल्स मैसन ने। कब की? 1826 में। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। सिंधु सभ्यता की पहचान 1826 में की और चार्ल्स मैसन के द्वारा की गई। पहला काम हो गया। कहां पर की गई? यहां पर ये सिंधु नदी, ये जो पूरी है वो कौन सी है? सिंधु नदी, जो कि मानसरोवर तिब्बत से इसका उद्गम होता है। 3 देखो, सिंधु नदी है वो चीन, भारत, पाकिस्तान, चीन, भारत और पाकिस्तान, इन तीनों में जाती कौन सी? सिंधु नदी। लेकिन अगर सिंधु सभ्यता की बात की जाए तो सिंधु सभ्यता स्थल भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में सिर्फ 2 है, मैं बता दूंगा आपको कौन से हैं, बाकी ज्यादा है वो भारत और पाकिस्तान में। इन 3 देशों में, चीन में कोई भी सिंधु सभ्यता स्थल नहीं है, सिर्फ इन 3 में। कौन सा कहां पर है वो मैं बताऊंगा। तो पहले ये देख लो, 1826 में आया, देखा कि हाँ कुछ है यहां पर, लेकिन ज्यादा भाग नहीं लिया, इंटरेस्ट नहीं लिया, चला गया, बात खत्म। अब देखो, 1853 और 1856 में 2 बार आया अलेक्जेंडर कनिंघम। नाम सुना होगा आपने, अलेक्जेंडर कनिंघम। 1853 और बाद में 1856 में और आया, और यहाँ पे 1856 में सभी टीलों का सर्वे किया। उसे लगा कि यहां पर ऐसा है, और ये कनिंघम है, इसी ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। सर्वप्रथम यही महानिदेशक थे। कब? 1861 में, ध्यान रखना। इसको भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। कनिंघम को क्या कहते हैं? भारतीय पुरातत्व का जनक। 1861 में इसी के काल में, इसी के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। ये आया 1856 में, बस ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। और ये ध्यान रखना, कनिंघम है, उसे ऐसे कोई पुराने जो टीले वगैरह हैं, खंडर है, इनमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, विरासत के कोई भी। उन्हें क्या, ग्रंथ, जो धार्मिक ग्रंथ है उनमें ज्यादा इंटरेस्ट था, और धार्मिक ग्रंथों के जो स्थान है उनमें ज्यादा रुचि थी। जैसे कि महाभारत है, महाभारत में उल्लेख मिलता है विराट नगर का। विराट नगर वर्तमान में जयपुर, बैराट की पहाड़ियां, बैराट, विराट, राजा विराट। तो उस स्थान पर जाकर वो और ज्यादा खोज करने का इच्छुक था, ज्यादा कनिंघम। यानी ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथों में जैसा उल्लेख था वो वास्तव में है कि नहीं, उन जगहों पर तलाश करने की ज्यादा शौक था ये। अब ये छोड़ो, आया गया, ज्यादा विशेष कुछ नहीं हुआ इससे संबंधित। अब 1856 में 2 भाई आए, विलियम बर्टन और जॉन बर्टन। ये बर्टन बंधु कहते हैं इनको। दोनों भाई हैं, वह रेलवे में काम करते थे, रेलवे के अधिकारी थे, और इन दोनों का काम था रेलवे लाइन बिछाना। कहां से कहां तक? ये लाहौर से कराची तक, लाहौर क्षेत्र है वहां से लगाकर कराची तक रेलवे लाइन बिछाने का काम था। रेलवे लाइन बिछाने के लिए, जब उन रेलवे की लाइन के लिए जो नीचे ईंटों की वगैरह जरूरत पड़ी, जब ऐसे खंडरों की, पत्थरों की जरूरत पड़ी, और वहां पर कुछ खंडर निकले हुए देखे, तो इन्होंने यूज में लिया उन पत्थरों को, उन ईंटों को। यानी पत्थर कम ही थे, बहुत ही कम जगह पर ईंटें थी ज्यादातर, उनका प्रयोग। लेकिन वो खत्म ही नहीं हो रही थी,
जो जो यूज में ले रहे थे पूरी रेलवे लाइन बीच गए, लेकिन खत्म नहीं हो रहे थे। उस समय और लगा कि हाँ ये बहुत बड़ा सभ्यता स्थल हो सकता है इस क्षेत्र में। हड़प्पा से ही शुरू किया था, इस पूरे क्षेत्र में था। अब इनका रेलवे का काम पूरा हुआ, अपना काम कंप्लीट करके चले गए, दूसरों को काम में क्यों टांग रहे, इसलिए इनका काम हो गया पूरा, बस खत्म। यहां तक 1856 तक ज्यादा कोई उत्खनन नहीं हुआ। ये इन्होंने किया था लेकिन वो अपने काम के लिए, इसलिए नहीं कि यहां पता लगाएं कि क्या होगा यहां पर नीचे, तो वो नहीं। अब 1921 तक आ गए, अभी तक उत्खनन कार्य नहीं हुआ था। 1921 में यहां पर सर जॉन मार्शल ये बने महानिदेशक थे उस समय। वैसे पहले बन चुके थे 1902-3 में भी, लेकिन 1921 में इनके नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी, ये पूरा नाम है, राय बहादुर दयाराम साहनी, इनके नेतृत्व में, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा, यानी इन महानिदेशक ये थे, इनके निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा 1921 में सर्वेक्षण करके 1921-22 में खोज प्रारंभ मतलब उत्खनन कर दिया। तो सबसे पहले उत्खनन कार्य, सिंधु सभ्यता का सबसे पहले उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? सर जॉन मार्शल। और वो कहां पर किया गया? इस स्थान पर। यहां पर जो स्थान है वो है हड़प्पा, यानी इस जगह पर हड़प्पा नामक स्थान। तो सिंधु सभ्यता का प्रथम खोजा जाने वाला और प्रथम उत्खनन होने वाला कौन सा स्थान है? सबसे पहले उत्खनन हड़प्पा का हुआ था। किसके द्वारा किया गया? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में, इनके निर्देशन में, इनके नेतृत्व में 1921-22 में हड़प्पा का उत्खनन कार्य किया गया। अब देखो इसका नाम क्या? एक तो है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता है, ये नाम किसने दिया? अगर आता है तो इसी सर जॉन मार्शल ने दिया। सिंधु सभ्यता नाम सर जॉन मार्शल, इसने दिया। क्यों? क्योंकि सिंधु नदी पर स्थित है। सिंधु नदी, हालांकि सभी सभ्यता स्थल यहां पर नहीं, जैसे कि हड़प्पा है, इसके सहायक है, सिंधु की सहायक है रावी नदी। रावी नदी के बाएं तट पर, इस जगह पर, रावी नदी के बाएं तट पर पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, वहां पर मोंटगोमरी जिला, जिसे साहिवाल जिला भी कहते हैं वर्तमान में। मोंटगोमरी जिला पहले था, साहिवाल बन गया बाद में, और ये जिला यहां पर पंजाब प्रांत में पाकिस्तान के, तो वहां पर हड़प्पा की खोज की गई। अब इसका नाम है, सब जैसे बहुत सारे सभ्यता स्थल है, 25 से ज्यादा हम पढ़ेंगे अभी यहां पर, इतने सारे सभ्यता स्थल है। तो इसका नाम, ये सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया, इसीलिए इसको क्या कहा? हड़प्पा संस्कृति नाम दिया गया, क्योंकि सबसे पहले यही था, बाद में दूसरे अस्तित्व में नहीं थे, इस कारण हड़प्पा संस्कृति नाम दिया अर्नेस्ट मैके ने। ये भी ध्यान रखना, अर्नेस्ट मैके ने सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा या हड़प्पा संस्कृति कहा। ये हो गया काम। अब हड़प्पा का काम हो गया पूरा। अब धीरे धीरे आगे से आगे हम एक एक पॉइंट करते हैं, पहले के बाद में अब दूसरे वगैरह जितनी भी है 25+ उनके बारे में हम करते हैं। तो पहला शुरुआती पता चल गया आपको, सबसे पहले क्या है। उसके बाद में देखो दूसरे नंबर पर बात आती है मोहनजोदड़ो। अगले ही वर्ष यानी 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया। ये लरकाना जिला सिंध प्रदेश में है, सिंध प्रांत है पाकिस्तान में, वहां पर लरकाना जिले में है मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी द्वारा। इनके बारे में एक ही डिटेल भी करेंगे। जैसे हड़प्पा है, हड़प्पा किस लिए प्रसिद्ध है सबसे ज्यादा? एक तो जैसे कि यहां पर जो अभिलेख युक्त मोहर है, अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें कहां मिली? हड़प्पा में। सिर्फ आ जाए सबसे ज्यादा मोहरें कहां मिली? मोहनजोदड़ो में। इस टाइप से बहुत सारे इनके बारे में मेन तथ्य है, इंपॉर्टेंट है, वो भी हम करते हैं। पहले ये इतना सा पॉइंट ये लिख लो आप, फिर पहली दूसरी कर ली, आगे हम करते हैं। और ये जल्दी से लिखें।
अब हम सभी सिंधु सभ्यता स्थलों के बारे में बात कर लेते हैं। अभी हमने सामान्य जानकारी को ले ली सिंधु सभ्यता के बारे में। उसके बाद में कैसे सबसे पहले हड़प्पा स्थल की पहचान की गई 1826 में, और उसके बाद में 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसका उत्खनन कार्य करवाया गया 21-22 में। हड़प्पा सभ्यता स्थल सबसे पहले खोजा गया स्थल है, पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, वहां पर स्थित है। हड़प्पा स्थल पर एक तो अभी मैंने बताया था सबसे ज्यादा अभिलेख युक्त मोहरे कहां पर? हड़प्पा में। और सिर्फ आ जाए सर्वाधिक मोहरे कहां पर? मोहनजोदड़ो में। ये क्लियर कर देना कंफ्यूजन। उसके बाद में हड़प्पा में एक मिला स्वास्तिक का निशान। ये निशान मिला कहां पर? स्वास्तिक का निशान मिला हड़प्पा में। यहां पर गरुड़ की आकृति मिली, यहां पर पासे भी मिले, यहां पर इसके अलावा एक कब्रिस्तान मिला था R37 और एक मिला था H नाम। ये कब्रिस्तान मिले बड़े। ये R37 का कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। इसके अलावा एक कब्र ऐसी मिली जिसमें मनुष्य यानी इंसान और उसके साथ में बकरे को दफनाने के भी साक्ष्य मिले। हंड हो रहे मरिया पची, यानी मनुष्य व बकरे को साथ में दफनाने के साक्ष्य मिले थे। एक तो ये यहाँ कहाँ मिले? हड़प्पा स्थल पर। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। 1922 राखलदास बनर्जी के द्वारा इसका उत्खनन कार्य करवाया गया था। कहां पर है? सिंधु नदी। ये कहां पर? रावी नदी के बाएं तट पर, ये सिंधु नदी के दाएं तट पर था। ये हो गया मोहनजोदड़ो के बारे में। कहां पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। इसके अलावा कहा मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? सिंध का, ये सिंध क्षेत्र है, सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है। सिंध का नखलिस्तान। नखलिस्तान क्या होता है? कोई भी चारों ओर जैसे रेगिस्तान हो और रेगिस्तान में बीच में कोई भी हरा भरा स्थान हो जहां पर पानी हो, हरियाली हो थोड़ी बहुत, तो उस स्थान को, रेगिस्तान के बीच में हरे भरे और पानी से भरे स्थान को नखलिस्तान कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है। इसे मृतकों या प्रेतों का टीला भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। ध्यान रखना, प्रेतों का टीला। लेकिन यहां पर कोई कब्रिस्तान नहीं मिला। ये मैंने सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि मोहनजोदड़ो में किसी भी प्रकार का कब्रिस्तान नहीं मिला, बाकी सब जगह पर मिले थे। देखो, सभ्यता स्थलों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पढ़े तो आप एक तो वो देख लेना जो कहीं पर नहीं हो, दूसरे सही सभी जगहों पर नहीं हो वो देख लेना, एक जो सिर्फ वहीं पर, ठीक है। जैसे कि यहां पर R37 है जो सिर्फ हड़प्पा में ही है और कहीं पर नहीं है दूसरी जगह पर, और कब्रिस्तान बाकी सब जगह पर है लेकिन यहां नहीं है। ये दोनों पॉइंट देख लो, एक तो क्या है और एक क्या नहीं है, जो बाकी सब सभ्यता स्थल पर हो लेकिन सिर्फ इसी पर नहीं हो, या फिर जो कहीं पर नहीं हो लेकिन यहां पर हो। ये कुछ पॉइंट देखना। बाकी तो मैंने बताया था आपको, ये मातृ देवी की मूर्तियां सब जगह पर मिली है, कहां पर नहीं मिली मैं बताऊंगा। ये कुछ एक चीजें, और जैसे कि सभी जगहों पर सड़कें ठीक थी, वक्र जो ग्रिड पद्धति थी, भाव चित्रात्मक, ये क्या कॉमन फैक्ट जो सब जगह पर था, लेकिन जो अलग है सबसे वो होगा अपने लिए महत्वपूर्ण। अब ये हो गया। इसके बाद देखना आप मोहनजोदड़ो के बारे में। ये होगा सिंध का नखलिस्तान कहते हैं इसको। इस यहां पर कब्रिस्तान का कोई भी साक्ष्य है वो नहीं मिला। इसके अलावा मोहनजोदड़ो के बारे में कहा जाता है कि यहां पर एक पशुपतिनाथ यानी योगी की मूर्ति मिली, बहुत प्रसिद्ध है इस सभ्यता की। पशुपतिनाथ योगी की मूर्ति बहुत प्रसिद्ध है, जो कि सिर्फ यहीं पर मिली है और किसी भी स्थान पर नहीं मिली है। उसके अलावा यहाँ पर सबसे ज्यादा मोहरे हैं वो देख लिया हमने। यहाँ पर मलेरिया के साक्ष्य है वो KUR कैनेडी ने खोजे थे। KUR कैनेडी ने सिंधु सभ्यता के दौरान भी मलेरिया के साक्ष्य खोज लिए थे। कहां से? मोहनजोदड़ो से। ये कुछ एक फैक्ट है जो कि आप ध्यान रखना। चलो, ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं इन दोनों के बारे में ज्यादा बताए। क्यों? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है शुरुआती, क्योंकि ये सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी। पिगट, स्टुअर्ट पिगट ने कहा था कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां हैं। ध्यान रखना, ये पॉइंट आगे मैं और बताऊंगा इसके बारे में। तो तीसरी राजधानी कौन सी है ये पॉइंट है आपका, मैं अभी बताऊंगा जब उसके बारे में पढ़ेंगे तब। जुड़वा राजधानियां हड़प्पा व मोहनजोदड़ो। तीसरी राजधानी कौन सी है आप कमेंट में भी बताना भी, और ये मैं बताऊंगा अभी, ये करूंगा तब, ठीक है। अब तीसरी देखो, ये सब पाकिस्तान की, ये जो भी है
ये जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान का क्षेत्र है एक। तो यहां पर तीसरी मिली थी, वो था सूद कागेडोर। ध्यान रखना, कौन सा? सूद कागेडोर, बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे 1927 में। देखो मैं क्रम से बता रहा हूं, जब स्थापना मतलब जब उत्खनन कार्य हुआ ना उसके हिसाब से 21, 22, उसके बाद 27। ठीक है, कौन सी? सूद कागेडोर, दास्क नदी के किनारे बलूचिस्तान में स्थित है। इसके बारे में ध्यान रखना आप। मैं यहां पर विशेष कर दूं इस पर, क्यों? क्योंकि ये सूद कागेडोर है वो सबसे पश्चिमी स्थल, ये इसका विस्तार है। यहां सूद कागेडोर से लगाकर यहां मांडा, यहां पर आलमगीर और यहां पर दाइमाबाद, बस ये विस्तृत है। सबसे पश्चिमी स्थान कौन सा अगर पूछ ले सिंधु सभ्यता का? सूद कागेडोर। सबसे उत्तरी मांडा, सबसे दक्षिणी दाइमाबाद, सबसे पूर्वी आलमगीरपुर। इनके बारे में मैं बताऊंगा कब, जब ये कंटिन्यू आएगा ना ईयर के हिसाब से, जब इसका उत्खनन कार्य खोज वगैरह होगी उस हिसाब से मैं आगे से आगे बता रहा हूं आपको। पहले ये चीज देख लें। सूद कागेडोर हो गया। यहां पर जैसे देखो ये सिंधु सभ्यता स्थल, और इस साइड में आ जाता है विश्व के मैप में देखा होगा मिस्र वगैरह, मेसोपोटामिया आ जाता है इधर। तो मेसोपोटामिया सभ्यता है। अगर क्वेश्चन आता है मेसोपोटामिया सभ्यता और सिंधु सभ्यता के मध्य बंदरगाह का काम कौन करता था? बंदरगाह नगर सूद कागेडोर। क्योंकि मेसोपोटामिया यहां पर बंदरगाह नगर थे, 5 बंदरगाह नगर थे, ध्यान रखना 5 बंदरगाह नगर। मतलब एक तो सूद कागेडोर, बालाकोट यहीं पर है, बालाकोट, एक अल्लादीनो, सूद कागेडोर, बालाकोट, अल्लादीनो, यहां पर आएगा सुरकोटला और लोथल। सुरकोटला और लोथल दोनों गुजरात में, ये तीनों पाकिस्तान में। दो तो सूद कागेडोर और बालाकोट तो बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, और अल्लादीनो होगा पाकिस्तान के कराची में। ये 3 वो हो गए और 2 ये, इनके बारे में भी करेंगे अभी। ये 5 हो गए बंदरगाह नगर समुद्र के किनारे थे। इनमें से भी सुरकोटला ये है जहां पर गोदीवाड़ा का अवशेष नहीं मिला। बंदरगाह होने के बावजूद भी, यानी बंदरगाह स्थल होने के बावजूद गोदीवाड़ा का अवशेष नहीं मिला। गोदीवाड़ा एक बड़ा बंदरगाह को ही कहा जाता है। लोथल में सबसे बड़ा बंदरगाह मिला था, मतलब ये गोदीवाड़ा। सिंधु सभ्यता स्थल पर सबसे बड़ा गोदीवाड़ा कहां पर मिला? लोथल में। तो ये चीज भी ध्यान रखना आप। ये जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि संक्षिप्त है, ज्यादा लिख नहीं सकते, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट सार बताना है। तो आप ये नोट करते रहना, एक बार नहीं है तो एक बार पूरा ऐसे ही समझ लें, फिर रिवीजन करते टाइम ये लिख लेना एक एक पॉइंट। ये हो गया सूद कागेडोर। उसके बाद में देखें आप, एक बात करते हैं हम यहां पर बालाकोट की। बालाकोट, बस इसमें इतना सा ध्यान रख लेना बालाकोट के बारे में कि ये भी एक बंदरगाह नगर है और ज्यादा खास कुछ नहीं। एक है मेहरगढ़, यहां पर ही एक है मेहरगढ़। मेहरगढ़ भी ये बलूचिस्तान में ही है, ये तीनों बलूचिस्तान में ही है। मेहरगढ़ में क्या है? एक ही लाइन मेहरगढ़ के लिए ध्यान रखें कि यहां पर कृषि के अवशेष मिले, और कई जगह पर लिखा है कि कृषि के प्राचीनतम अवशेष मिले। अब क्या कालीबंगा में भी है, आपने ये भी पढ़ा होगा, कालीबंगा में कृषि के अवशेष मिले, प्राचीनतम के बारे में ही कहा जाता है। लेकिन वहां पे जुते हुए खेत के, अगर पूछें जुते हुए खेत के प्राचीनतम अवशेष कहां मिले, तो वो कालीबंगा है। सिर्फ कृषि के प्राचीनतम अवशेष मेहरगढ़ है, और बाकी तो क्वेश्चन और ऑप्शन पर डिपेंड करता है कौन सा ऑप्शन हमें मिलता है। मेहरगढ़ और कालीबंगा में दोनों आ जाए ऑप्शन में तो ये प्रीफर रहेगा कि कृषि के अवशेष है प्राचीनतम मेहरगढ़, और जुते हुए खेत के अवशेष है वो कालीबंगा से मिले। ये हो गया मेहरगढ़। उसके बाद में देखना आप छठा चहुदड़ो, सिंधु नदी के किनारे, सिंध प्रांत में ही है, सिंधु नदी के किनारे चहुदड़ो नामक स्थान। यहां पर देखो, इनके देखो ईयर वगैरह इनके ज्यादा जरूरी नहीं, आप एक एक लाइन इन दोनों बालाकोट मेहरगढ़ है, एक एक लाइन देख लेना, बहुत जो ज्यादा विशेष कुछ नहीं है। ये हो गया 1927 में। 1927 के बाद यहां पे देखना आप 1931 में तो एनजी मजूमदार के द्वारा खोज की गई थी, एनजी मजूमदार के द्वारा खोज की गई चहुदड़ो की। 1935 में अर्नेस्ट मैके के द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया। 1935 अर्नेस्ट मैके के द्वारा चहुदड़ो का उत्खनन कार्य करवाया गया। ये वही अर्नेस्ट मैके है जिसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति नाम दिया। ये हो गया। अब
चमुदड़ों में सबसे विशेष चीज देखना आप कि यहाँ पर दुर्ग के अवशेष नहीं मिले। बाकी सब जगह पर दुर्ग के अवशेष मिले थे, यहाँ पर दुर्ग के अवशेष नहीं मिले। हो गई क्लियर बात ये। इसके अलावा यहाँ पर वक्राकार ईंटें मिली, वक्राकार, बाकी अन्य जगह पर कहीं नहीं मिली वक्राकार ईंटें। वक्राकार मतलब वक्र होता नहीं, वर्ताकार नहीं कह रहा हूं मैं, वर्ताकार ये है वक्राकार। बाकी सब जगह पर है वो आयताकार, इस तरह से ये ऐसी ईंटें मिली, ठीक है। और वो भी अनुपात में मिली थी, इस तरह से अनुपात में, मतलब जैसे एक जगह पर ये मिली थी 7:15:30, इस तरह से ये ईंटों का आकार होता था, आयताकार होता था। लेकिन यहां पर वक्राकार ईंटें मिली। ये देखो आजकल वो गली में वगैरह वो ब्लॉक है, होता है ना, ब्लॉक लगाते हैं, उस टाइप से मिली थी उस टाइम भी चमुदड़ों से। एक तो ये ध्यान रखना, चमुदड़ों के बारे में बहुत प्रसिद्ध है। दुर्ग नहीं थे यहाँ पर बिल्कुल कोई भी, बाकी सब जगह पर दुर्ग मिला, लेकिन यहाँ नहीं मिला। वक्राकार ईंटें मिली। और यहाँ पर एक झुक्कर झांगर संस्कृति के अवशेष मिले। झुक्कर झांगर संस्कृति के अवशेष कहां पर मिले? चमुदड़ों से मिले, जो कि प्राक हड़प्पा मतलब प्राचीनतम शुरुआती हड़प्पा है, उसका अवशेष था यहाँ पे। झुक्कर झांगर संस्कृति ये चमुदड़ों के आसपास के क्षेत्रों में मिली। इसके अलावा यहाँ पर बिल्ली के पीछे कुत्ते के दौड़ने के प्रमाण मिले, बिल्ली और कुत्ते की। हाथी के खिलौने भी मिले, खिलौने मैं कह रहा हूं, ध्यान रखना, हाथी नहीं, हाथी के खिलौने मिले छोटे छोटे, क्योंकि हाथी के अवशेष मिले थे रोजदी, गुजरात में है रोजदी या रोजडी सभ्यता स्थल, वहां पर हाथी के अवशेष मिले थे। और हाथी के खिलौने मिले थे यहाँ चमुदड़ों में। ये कुछ एक प्रमुख पॉइंट है चमुदड़ों के बारे में। उसके बाद में हम बात करते हैं कोटदीजी सभ्यता स्थल है, वह है सिंध प्रांत में ही, सिंधु नदी के किनारे ही यहाँ पर है कोटदीजी। इसके बारे में कहा जाए तो ये 1935 में तो इसकी धुर्ये यानी एक इतिहासकार है, भूगोलवेता है धुर्ये, जिसने 1935 में इसकी खोज की थी। और फिर फजल अहमद के द्वारा 1955 में उत्खनन कार्य करवाया गया। पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है, अभी तक देख लो ध्यान से कोटदीजी के बारे में। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं, ये ध्यान रखना प्राक हड़प्पा है। ये प्राक हड़प्पा, मध्य हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। प्राक हड़प्पा यानी मैंने बताया था ना, ये टाइम शेड्यूल 1350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो शुरुआती समय में जो सभ्यता स्थल थे वो प्राक हड़प्पा, मध्य में थे वो मध्य हड़प्पा, और उत्तर में थे यानी उत्तर हड़प्पा, यानी हड़प्पा का जब अंत होने वाला था, पतन की ओर थी, उस समय के अवशेष मिले हो। तो ये प्राक, उत्तर और मध्य, ये ध्यान रखना। ये भी प्राक हड़प्पा है, ज्यादा और विशेष कुछ नहीं इसमें। अब यहां पर यानी कांसे की एक अंगूठी मिली थी वगैरह, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है देखना, फिर भी आप ध्यान रखना। ये एक यहां पर ही कराची में इसी क्षेत्र पर है, यहां पर होगी एक अल्लादीनो सभ्यता स्थल मिला। ये फायर सर्विस ने इसका उत्खनन किया था। फायर सर्विस व सर्विस वन नहीं है, ये नाम है, उस भूगोलवेदा का नाम है फायर सर्विस। ईयर के बारे में भी ज्यादा ऑथेंटिक नहीं मिलता है, गाड़ी इधर उधर रहता है तो गलत नहीं बताऊंगा मैं। तो अल्लादीनो हो गया ये। और इसके बारे में सिर्फ एक पॉइंट ध्यान रखना, अल्लादीनो कराची में है और ये सबसे छोटा सभ्यता स्थल है, सबसे छोटा सभ्यता स्थल। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा सभ्यता स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा सभ्यता स्थल अल्लादीनो। हो गया ये 7 और ये हो गया 8। ये 8 सभ्यता स्थल जो प्रमुख कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनके बारे में भी, तो वो आपको यहां पर लिखवा दिए हैं, जो कि है पाकिस्तान में। यह है पाकिस्तान के सभी स्थल। अब हम भारत में जो है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो एक बार ये लिख लें, उसके बाद में करते हैं। करें। अब भारत में जो सभ्यता स्थल है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं भारत में क्रम से ही करते हैं। अभी 8 है वो तो हो चुके हैं, पाकिस्तान में क्रम से किया था हमने, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर रंगपुर, गुजरात में जो है
ये देख लेना, रंगपुर, उसी को 8 हुए थे, 9 क्रम लगाते रहते हैं। रंगपुर, रंगपुर कहां पर है? अहमदाबाद, गुजरात में। गुजरात के अहमदाबाद में है, भादर नदी के किनारे। नदी कौन सी है यहाँ पर? भादर नदी के किनारे। 1931 में इसकी खोज हुई थी, पहचान हुई थी। इसकी खोज 1931 में MS वत्स मतलब माधव स्वरूप वत्स के द्वारा और SR राव के द्वारा 1953-54 में उत्खनन कार्य किया गया। यानी रंगनाथ राव है, उसके द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया 1953-54 में। रंगपुर के बारे में यह ध्यान रखना आप इंपोर्टेंट कि ये है वो, एक तो कच्ची बस्तियां थी, यहाँ पे कच्ची ईंटें। 2 स्थान में कॉमन देखना, कच्ची बस्तियां या कच्ची ईंटें कहां पर? एक तो रंगपुर में और एक कालीबंगा में। अभी पढ़ेंगे कच्ची ईंटों का प्रयोग रंगपुर और कालीबंगा में। दोनों में एक और कॉमन फैक्ट है कि मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली। मातृ देवी की मूर्ति पूरे सिंधु सभ्यता स्थल पर मिली थी, सिर्फ 2 जगह पर नहीं मिली, एक तो रंगपुर में और एक कालीबंगा में। दोनों जगह पर मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली थी, बाकी सब जगह पर मिली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखना। और यहाँ पर चावल की भूसी मिली थी। चावल के वैसे प्राचीनतम साक्ष्य है वो लोथल से मिले थे। लोथल से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। और यहाँ पर भी अगर लोथल ऑप्शन में नहीं है और क्वेश्चन आता है चावल के साक्ष्य कहाँ मिले, तो रंगपुर में भी। और लोथल है तब तो चावल है वो प्राचीनतम लोथल में ही मिले थे, ये ध्यान रखना यहाँ पर। तो और ये रंगपुर एक और है प्रभास पतन। प्रभास पतन जो सोमनाथ गुजरात में ही है। प्रभास पतन, इन दोनों को यानी प्रभास पतन और रंगपुर को सिंधु सभ्यता के औरस पुत्र कहते हैं। औरस पुत्र की उपाधि है। किन 2 सभ्यता स्थलों को सिंधु के औरस पुत्र है कहा जाता है? प्रभास पतन और रंगपुर, इन दोनों को कहा जाता है। ये हो गया रंगपुर के बारे में। उसके बाद में बात करते हैं हम पंजाब। एक पंजाब में है, नाम है रोपड़। पंजाब में कौन सी? रोपड़ 1950 में खोज की गई बीबी लाल के द्वारा, ध्यान रखना। 1950 में बीबी लाल के द्वारा खोज की गई और 1953-54 में इसका उत्खनन कार्य करवाया गया यज्ञदत्त शर्मा द्वारा। यज्ञदत्त शर्मा द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया रोपड़। चलो, अब रोपड़ में एक तो ध्यान रखना, स्वतंत्र भारत का खोजा गया प्रथम स्थल, प्रथम सभ्यता स्थल। स्वतंत्रता पश्चात खोजा गया प्रथम सभ्यता स्थल कौन सा है? रोपड़, 1950 में। एक यहां पर है तांबे की कुल्हाड़ी मिली, रोपड़ में तांबे की कुल्हाड़ी मिली। जो एक और मिली थी मीताथल में, हरियाणा में है एक मीताथल, वहां पर भी मिली। और यहाँ 2 जगहों पर तांबे की कुल्हाड़ी मिली। और रोपड़ में कहा जाता है कि यहां पर मानव के साथ में कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले, कुत्ते के कंकाल भी मिले। यहाँ पे देखो, मानव के साथ बकरे को दफनाने के है साक्ष्य है, वो हमने पढ़ा था मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो और लोथल में भी था, ये उस समय पढ़ लेते। और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहां पर है? रोपड़ सभ्यता स्थल है, वहां पर मिले हैं। प्रिय, अब जो कैसे साथ में कोई रिवाज था या फिर बाई चांस कोई कुत्ते की भी साथ में मृत्यु हो गई तो अलग अलग क्यों बना, इसलिए आलसी थे एक साथ ही डाल दिया, क्या कारण था वो नहीं पता, लेकिन बस ये मिले हैं, इतना ध्यान रखना साक्षी। ठीक है, ये रोपड़ हो गया 1950। अब देखो, इसके बाद में 11 नंबर पर हम बात करते हैं आहड़। आहड़ सभ्यता स्थल। आहड़ के बारे में देखें, अगाटपुर या धूलकोट भी कहा जाता है इसको। अगाटपुर या धूलकोट उपनाम से भी यह प्रसिद्ध है। कहां पर है? उदयपुर में। किस नदी के किनारे? बेड़च नदी या आयड़ नदी के किनारे। ये सतलज नदी थी, ये सतलज। देखो, नदियां जरूर याद रखना। सभ्यता स्थल कहां पर है, कौन सी नदी है, कब उत्खनन करवाया गया, किसने किया, और कुछ 1-2-4 जो मेन फैक्ट्स है वो इतना देख लेते हैं, बहुत है। आहड़, अगाटपुर, धूलकोट उदयपुर में है। बेड़च नदी जिसे आयड़ भी कहा जाता, आयड़ नदी या बेड़च नदी के किनारे स्थित है। ये देखो, ग्रामीण सभ्यता स्थल था। बाकी वैसे ये सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता स्थल थे सब।
सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन आहड़ है वो ग्रामीण क्षेत्र जैसा था, यानी ग्रामीण सभ्यता थी आहड़ में। आहड़ के जैसे ही एक राजसमंद है उदयपुर के पास में, राजसमंद में गिलोंड सभ्यता है, तो गिलोंड सभ्यता भी आहड़ के समकक्ष एक जैसी दिखने वाली है। गिलोंड सभ्यता भी आहड़ के जैसी, अगर क्वेश्चन आता है आहड़ के समकक्ष या समान दिखने वाली सभ्यता कौन सी है, तो गिलोंड सभ्यता है। गिलोंड सभ्यता राजसमंद, वो आहड़ की समकक्ष इसके जैसी दिखने वाली सभ्यता है। उसके बाद में बात करते हैं हम कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता स्थल, ये जो भी है वो नोट करते रहना, क्योंकि ये क्लियर करने वाला हूं मैं साथ साथ, इतना आएगा नहीं सभी सभ्यता स्थलों के बारे में। जो मेन पॉइंट है वो या तो रिवाइज करें आप, एक बार ऐसे ही समझ लें, उसके बाद में वीडियो को वापस देखकर एक एक पॉइंट लिख लेना, क्योंकि समझना जरूरी है यहाँ पे आज इन पॉइंट्स को। तो देखो कालीबंगा सभ्यता स्थल, कालीबंगा में ये तो हो गया, जैसे 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा इसकी खोज की गई थी, और 1954 में ही आर.सी. अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा इसका उत्खनन कार्य करवाया गया था। 1961 में फिर से करवाया गया था, लेकिन शुरुआती है 1954 में करवा दिया गया था आहड़ का। तो ये हो गया इसके आहड़ के बारे में, ये भी आप नोट करते रहना। अब देखो बात करते हैं कालीबंगा की। तो कालीबंगा शुरुआती है, वैसे देखा जाए तो 1953 में, ये भी 1953 में खोज हुई थी, इसकी भी 1953 में ही खोज की गई थी। अब कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई, बहुत बार क्वेश्चन आता है, अमलानंद गौस के द्वारा। अमलानंद गौस के द्वारा 1953 में कालीबंगा की खोज की गई थी, और 1961 में बीबी लाल और बीके थापर इन दोनों के द्वारा है वह उत्खनन कार्य करवाया गया था 1961 में। चलो ये हो। अब कालीबंगा के बारे में देखो, दो पॉइंट तो अभी पढ़ लिए रंगपुर पढ़ते टाइम, एक तो मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली, और एक कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था, कच्ची बस्ती थी, दीनहीन बस्ती थी, ये हो गया। इसके अलावा पॉइंट देखना आप, कालीबंगा एक ऐसा, इसका अर्थ क्या होता है, काली चूड़ियां, कालीबंगा मतलब काली चूड़ियां, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अब तीसरी राजधानी, मैंने कहा था कि सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां हैं, वो स्टुअर्ट पीगट ने बताई थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, ये हो गया। अब सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन सी है, कालीबंगा। पहला पॉइंट, यहां पर प्राचीनतम ये शल्य चिकित्सा है, उसके प्रमाण मिले। शल्य चिकित्सा मतलब एक बालक की खोपड़ी में 6 छेद मिले थे, इससे का मतलब इससे ये प्रकट होता है कि वहां पे शल्य चिकित्सा भी थी, यानी सर्जरी होती थी। एक तो ये शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले थे, और यहाँ पर एक हाथी दांत मिले थे, हाथी दांत के साक्ष्य मिले। यहाँ पर देखो हाथी के खिलौने अलग पड़े हमने, हाथी खुद है वो कहां पर, रोजदी में, वो अलग है। और यहाँ पर क्या है, कालीबंगा में हाथी दांत और ऊंट के साक्ष्य यहाँ पर मिले, यानी ऊंट भी थे, ऊंट के साक्ष्य कहां पर मिले, कालीबंगा से मिले। तो ये पॉइंट कालीबंगा से संबंधित है, वो ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं हम 13 नंबर सभ्यता स्थल, बैराट। कौन सी, बैराट सभ्यता के बारे में, यहां पे लिख देता हूं, बैराट सभ्यता। बैराट की पहाड़ियां, जयपुर सबको पता है, कौन सी नदी के किनारे है, तो बाणगंगा नदी के किनारे। और ये कालीबंगा कहां पर थी, घग्गर नदी के किनारे, हनुमानगढ़ में है, राजस्थान के। और ये है बैराट, वो कहां पर है, जयपुर में, बाणगंगा नदी के किनारे। अब इसकी खोज के बारे में 1936-37 में दयाराम साहनी, वही दयाराम साहनी जिसने सबसे पहला जो खोजा गया सभ्यता स्थल हड़प्पा थी, उसकी खोज की थी। बैराट में भी वही है, दयाराम साहनी ने खोज की थी, वहां पे उत्खनन, यहाँ पे खोज था। और जबकि 1962-63 में उत्खनन हुआ था नीलरत्न बनर्जी के द्वारा, नीलरत्न बनर्जी के द्वारा उत्खनन कार्य, कैलाशनाथ दीक्षित भी था शामिल इसमें। ये बैराट के बारे में। बैराट में ज्यादा विशेष कुछ नहीं है, ध्यान रखना, ये पांडवों ने जहां पर अज्ञातवास बिताया था, ये वही स्थान है। ये महाजनपद में भी आएगा, इस क्षेत्र में। कौन सा, मत्स्य महाजनपद है, उसकी राजधानी है यही विराटनगर, बैराट।
यही है, वो हम पढ़ेंगे महाजनपद में। चलो फिलहाल ये देख लें। बैराट में एक ही ध्यान रखना, एक है बालाथल सभ्यता स्थल है, बालाथल है उदयपुर में। बालाथल सभ्यता स्थल इस बैराट के समकक्ष यानी एक जैसा है। जिसे बताया था मैंने आहड़ जैसा कौन सा है, गिलुन सभ्यता, वैसे बैराट जैसा कौन सा, बालाथल सभ्यता स्थल। ये ध्यान रख लेना, इतना सा बहुत है। ये हो गया 13 नंबर बैराट। अब आगे बात करते हैं नंबर 14 पर, लोथल। लोथल कहां पर है? गुजरात, बोगवा नदी के किनारे है। बोगवा नदी के किनारे गुजरात में है ये। इसे क्या कहा जाता है? लघु मोहनजोदड़ो। एक इसकी खोज के बारे में देख लो, 1957 में उत्खनन खोज वही सब SR राव के द्वारा 1957 में लोथल का उत्खनन कार्य किया गया था। एक ही ध्यान रखना, अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें खोज वगैरह है, उत्खनन है, इसमें एक ही सब शामिल है। 1957 SR राव द्वारा यानी रंगनाथ राव, श्री रंगनाथ राव के द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया था। इसमें इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं। ये दो प्रमुख थे पाकिस्तान में। तो लोथल को क्या कहा जाता है? लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो लोथल को। लोथल में सबसे बड़ा गोदीवाड़ा स्थित है। यहाँ पर चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ पर मानव के साथ बकरे को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ पर आटे की जो चक्की है, उस आटा चक्की के साक्ष्य मिले और कहीं नहीं मिले। आटा चक्की के जो 2 पार्ट है वो मिले थे। यहाँ पर एक नरसिंह अवतार, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका धड़ है यहाँ पर वो इंसान की है, धड़ इंसान की है लेकिन सिर है वो पशु का है, और वो नरसिंह अवतार में है। नरसिंह अवतार में भी आपने देखा होगा हिरण्यकश्यप वाली कहानी में, अब प्रहलाद वाली कहानी में, तो वही नरसिंह अवतार है, वो लोथल से है। एक पंचतंत्र की कहानी का भी मिलता है, यानी पंचतंत्र की कहानी आपने पढ़ी होगी, एक प्यासा कुआं जिसमें कोए और लोमड़ी का जिक्र है। तो एक मृदबांड पर कोए और लोमड़ी है, उनका चित्रण है जैसे कि पंचतंत्र की कहानी में मिलता है, बिल्कुल वैसा ही में। तो ये सब लोथल से मिले थे। इसके अलावा लोथल के बाद में हम शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 15 नंबर पर बात आएगी अब आलमगीरपुर। आलमगीरपुर इसके जस्ट अगले ही वर्ष 1958 में आलमगीरपुर सबसे पूर्वी सभ्यता स्थल है। हमने यहां पर एक पढ़ा था सूद कांगेडोर बलूचिस्तान में, जो कि सबसे पश्चिमी था, और यह है सबसे पूर्वी सभ्यता स्थल आलमगीरपुर। इसके बारे में और देखें, ये मेरठ यूपी में मेरठ है, वहां पर है मेरठ यूपी में। एक ये हिंडन नदी के किनारे है, ये भी ध्यान रखना, हिंडन नदी के किनारे है। 1958 में यज्ञदत्त शर्मा, ये भी लिख लो, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1958 में उत्खनन कार्य करवाया गया आलमगीरपुर का, जो सबसे पूर्वी छोर है, सबसे पूर्वी छोर है आलमगीरपुर। यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1958 में उत्खनन कार्य करवाया गया हिंडन नदी के किनारे, मेरठ यूपी। ये हो गया। अब 16 नंबर हम बात करते हैं मालवण। मालवण सभ्यता स्थल जो कि है गुजरात में। ये इसके बारे में कर लेते हैं। ये पहले मैं ये क्लियर करूं, ये छोटे मोटे जो भी एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं वो। अब मालवण के बारे में देखें, ये अच्छे से दिखेगा इसलिए देख लें आप। मालवण ये है सूरत में, सूरत का गुजरात में है। ये ताप्ती नदी के किनारे है। 1961 से 67 के मध्य इसके बारे में एक आलचिन का भी उल्लेख मिलता है, और जेपी जोशी मतलब जगपति जोशी का भी उल्लेख मिलता है इसके उत्खनन के लिए। ठीक है, 1961 से 67 के मध्य मालवण का होता। इसमें ज्यादा विशेष कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना आप कि ये उत्तर हड़प्पा कालीन अवशेष है। यहाँ पे उत्तर हड़प्पा कालीन अवशेष मिले। अब नेक्स्ट 17 नंबर सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा कहां पर? गुजरात में ही है। सुरकोटड़ा गुजरात में सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी है उसके किनारे सुरकोटड़ा सभ्यता स्थल है। और सुरकोटड़ा 1964 में जेपी जोशी यानी जगपति जोशी द्वारा इसका उत्खनन कार्य करवाया गया था।
ये हो गया। सुरकोटड़ा में विशेष ध्यान रखना ये कि यहां पर घोड़े की अस्थियां मिली, घोड़े की अस्थियां मिली, सबसे महत्वपूर्ण है ये सुरकोटड़ा से संबंधित घोड़े की अस्थियां। यानी ये कहा जाता है सिंधुवासी सामान्यतः है वो घोड़े से अनभिज्ञ थे, घोड़े की जानकारी सिंधुवासियों को नहीं थी, जैसे कि लोहे की जानकारी नहीं थी वैसे ही घोड़े की जानकारी भी नहीं थी, लेकिन एकमात्र स्थान सुरकोटड़ा है जहां पर घोड़े की अस्थियां मिली। तो ये इसके बारे में ध्यान रख लेना। अब और ये भी उत्तर हड़प्पा का ही था, इन हड़प्पा के पतन के समय ही ये भी था, उत्तर हड़प्पा कालीन, मैंने शुरुआत में बताया था। और एक रोजदी के बारे में भी थोड़ा सा देख लेना, रोजदी ये कब है वगैरह उसके बारे में तो ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, पर रोजदी भी यहां पर भी है, भादर नदी के किनारे, भादर नदी गुजरात में उसी के किनारे है। इसमें ये दो चीज थोड़ा ध्यान रख लेना, एक तो हाथी के साक्ष्य और एक बाजरे के साक्ष्य। बाजरे के साक्ष्य कहां पर मिले? रोजदी में। हाथी के साक्ष्य कहां पर मिले? रोजदी में। बाजरा का उल्लेख है कालीबंगा में भी है, ध्यान रखना, बाजरे का है वो कालीबंगा में भी साक्ष्य मिले हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा प्राचीन कहा जाता है रोजदी, ऐसा माना जाता है। हाथी के साक्ष्य देखो, हाथी के खिलौने चहुदड़ो में हमने पढ़ा, पाकिस्तान सिंध प्रांत चहुदड़ो, वहां पे हाथी के खिलौने, हाथी दांत कालीबंगा में मिला, और हाथी खुद हाथी कहां पर? रोजदी में मिला। ये हो गए रोजदी तक के। अब देखो 18 तक हो गए, अब करते हैं हरियाणा। हरियाणा के मैं लिखा दूं आपको, 18 है। 19 नंबर मीताथल, 20 नंबर राखीगढ़ी। मीताथल के बारे में देख ले, ये हरियाणा में है, ये सबको पता है मीताथल। और इसमें एक तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी। और रही बात तो 1968 में सूरजबान के द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया। 1968 में सूरजबान के द्वारा मीताथल का उत्खनन कार्य करवाया गया था, और यहां पर तांबे की एक कुल्हाड़ी मिली। ठीक है, राखीगढ़ी के बारे में बात करते हैं। 1969 में यही सूरजबान और एक रफीक मुगल के बारे में भी उल्लेख मिलता है। रफीक मुगल और सूरजबान, इन दोनों के बारे में उल्लेख मिलता है कि 1969 में राखीगढ़ी का उत्खनन कार्य करवाया गया था। राखीगढ़ी के बारे में विशेष क्या है वो देख लेना आप। राखीगढ़ी है वह धोलावीरा के बाद, धोलावीरा हम पढ़ेंगे, सबसे अंतिम सभ्यता स्थल है धोलावीरा, वो पढ़ेंगे। तो धोलावीरा भारत का सबसे बड़ा सभ्यता स्थल है, और धोलावीरा के बाद में राखीगढ़ी दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सभ्यता स्थल है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा। जैसे टोटल सिंधु सभ्यता में तो मोहनजोदड़ो आ जाता है, लेकिन सिर्फ भारत के सभ्यता स्थलों में बात करें, पहले नंबर धोलावीरा, दूसरा नंबर राखीगढ़ी। और ध्यान रखना 2020 में कुछ प्रतिष्ठित स्थानों का नाम है जिनको की प्रतिष्ठित विरासत में संग्रहालय से संबंधित है प्रावधान किया गया, मतलब प्रतिष्ठित विरासत क्षेत्र जिनको कहा गया, ऐसी सूची तैयार की गई थी जिसमें राखीगढ़ी का नाम आया। ये करंट का एक क्वेश्चन है, ध्यान रखना, प्रतिष्ठित क्षेत्र सूची 2020, उसमें राखीगढ़ी का नाम आया था, ये ध्यान रखना इसके बारे में। अब बात करते हैं, इसमें एक और है बनवाली। उन्नीस 1973-74 में RS बिष्ट, मतलब रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया बनवाली। अब कहां पर है? हिसार। ध्यान रखना, बनवाली, राखीगढ़ी और एक है और कुनाल, ये तीनों है वह हिसार में है, ये भिवानी में है। और नदी के बारे में है तो नदी घग्गर या सरस्वती नदी है, इन सब ये सभी हरियाणा वाले सभ्यता स्थल है वो घग्गर नदी या सरस्वती नदी भी कहते हैं जिसको। घग्गर नदी के बारे में सुना होगा आपने, और नहीं है तो अपना राजस्थान का नदियों का देख लो आप, राजस्थान भूगोल का नदियों का चैप्टर दिया हुआ है, उसमें घग्गर नदी कंप्लीट दी हुई अपने चैनल पर ही, देख लो। तो ये तीनों हिसार में है, ध्यान रखना। अब बनवाली के बारे में कहा जाता है कि इसे समृद्धों का शहर कहा जाता है। समृद्ध यानी देखो गरीबों की बस्ती थी ये, कच्ची ईंटें, और ये समृद्धों का शहर था बनवाली, ये दोनों में ध्यान रख लेना। हल के खिलौने मिले थे यहाँ पर बनवाली में, क्या मिले? हल के खिलौने मिले थे।
बहुत यज्ञ वेदिकाएं भी यहाँ पर प्राप्त हुई। यज्ञ वेदिकाएं जो कालीबंगा में भी थी, यज्ञ वेदिकाएं, ध्यान रखना। बनवाली में भी यज्ञ वेदिकाओं का उल्लेख मिलता है, ये ध्यान रख लेना आप। और तिल व सरसों की कहां पर? बनवाली में उल्लेख मिलता है। तिल व सरसों का उल्लेख मिलता है, यज्ञ वेदिकाओं का उल्लेख मिलता है। समृद्धों का शहर कहलाता है बनवाली क्षेत्र, और यज्ञ वेदिकाएं है ये। कुणाल में ज्यादा विशेष कुछ नहीं है, इसके ईयर के बारे में भी एग्जैक्ट नहीं है, सब जगह पर कंफ्यूजन रहता है इसके बारे में छोटे। तो इसमें यहाँ पर चांदी के 2 मुकुट मिले, इतना सा देख लेना, चांदी के 2 मुकुट मिले, ज्यादा विशेष कुछ नहीं है। और उसी प्रकार यहाँ 23 नंबर पर देख लेते हैं, एक संगोल है, पंजाब में है, बस इतना सा देख लेना, ज्यादा विशेष कुछ नहीं, ठीक है। उत्तर हड़प्पाकालीन स्थल था। ये 23 तक हो गया। अब 24 नंबर पर हम बात करें, अब कम ही रहे हैं, देख लेना। 24 नंबर पर हम बात करें तो वो होगा अब गणेश्वर। इधर नहीं करते हैं, यहां कर लेते हैं गणेश्वर। 24 नंबर पर गणेश्वर सभ्यता स्थल कहां पर है? सिक्कर में। गणेश्वर सभ्यता स्थल सिक्कर में है, कांतली नदी के किनारे है। 1972 में और 77-78 में, 72 में खोज की गई, 77-78 में उत्खनन कार्य किया गया। और ये सब किसके द्वारा? आर.सी. अग्रवाल के द्वारा ये किया गया। अब गणेश्वर सभ्यता ताम्र संचय सभ्यता कहते हैं इसको, ताम्र सभ्यताओं की जननी कहते हैं, ध्यान रखना, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं इसको। वैसे ताम्र नगरी किसे कहते हैं? आहड़। ताम्र नगरी आहड़ और ताम्र सभ्यताओं की जननी गणेश्वर, ये डिफरेंस है दोनों, ठीक है। ये हो गया। अब 2-4 और रही है प्रमुख, उससे पहले थोड़ा मैं ये सही कर दूं, क्लियर। चलो अब ये देखते हैं, 24वां गणेश्वर पढ़ा था, सिर्फ नाम लिख दिया था अभी इन सब का, ताकि समझ में अच्छी तरह से आ जाए। आगे अब 3 ही रही है, उनके बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपना 24-25 नंबर पर कर लेते हैं हम दाइमाबाद, और 26 पर हम करेंगे मांडा। यहां पर हो चुका है 15 नंबर पर आलमगीरपुर, और यहां पर हुआ था सूद का गेडोर। इन चारों के बारे में यहाँ पे अंडरलाइन इसीलिए किया है, अलग व्यू मार्क इसीलिए किया है क्योंकि सबसे पूर्वी छोर, सबसे पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, बस ये विस्तार था, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये विस्तार था। पहले दाइमाबाद के बारे में देख लेते हैं। ये है वो गोदावरी, वो परवरा नदी, देख लेना, ये है वो गोदावरी या परवरा नदी। गोदावरी की सहायक है परवरा, उनके संगम पर कहीं पर गोदावरी ऑप्शन में देख लेते हैं तो वही करना है कि दाइमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोदावरी सही है, ठीक है। गोदावरी ऑप्शन में नहीं मिलता तो परवरा भी सही मान सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद में इसके जो उत्खनन के बारे में कहा जाए, खोज उत्खनन 1974 से लगाकर 1979 के मध्य कहा जाता है। खोजकर्ता के बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है, इसका नहीं मिला। दाइमाबाद के बारे में कहा जाता है ये सबसे दक्षिणी छोर है, दक्षिणी छोर है सबसे ज्यादा दक्षिण में, यानी कहां पर है? महाराष्ट्र में है, ये ध्यान रखना, महाराष्ट्र में स्थित है। दाइमाबाद हो गया। मांडा के बारे में कहा जाए तो ये अखनूर जिला है। अखनूर कहां पर है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू में स्थित एक अखनूर नामक जिला है, वहां पर मांडा है, चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे स्थित है। जैसे कि दाइमाबाद के बारे में पढ़ा हमने 1974 से 79 के मध्य, वैसे ही यह है 1982 में जेपी जोशी, मतलब जगपति जोशी के द्वारा इसका उत्खनन कार्य करवाया गया 1982 में अखनूर में। विशेषता क्या? सबसे उत्तरी छोर है, और ध्यान रखना ये लकड़ी की सप्लाई होती थी इस क्षेत्र से पूरे सिंधु सभ्यता स्थल पर, ये देख लिया। और एक देख लेते हैं अब गुजरात में ही स्थित सबसे अंतिम है धोलावीरा। धोलावीरा सभ्यता स्थल 1990 में आर.एस. बिष्ट
के द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया। हालांकि 1967 में 67 में ये जगपति जोशी के द्वारा इसका जो खोज है वो पहले हो चुकी थी 1967 में, लेकिन RS बिष्ट ने 1990 में, यानी 1990 देख लो सब में अंतिम तो नवीनतम खोजा गया स्थल कौन सा है? धौलावीरा। सबसे पहली बात। दूसरी मतलब प्रमुख स्थल में बात करें, छोटे मोटे तो और इसके स्थल है वो निकलते रहते हैं। धौलावीरा सब भारत में सबसे बड़ा सभ्यता स्थल धौलावीरा। जल प्रणाली, जल संरक्षण प्रणाली श्रेष्ठ थी यहाँ की, ध्यान रखना। और एक ये मांडा है, वो तीनों थे, मतलब मैंने बताया था प्राक हड़प्पा और मध्यम, यानी जो मध्य की हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा, मध्य, प्राक, मध्य और उत्तर हड़प्पा तीनों के अवशेष मिले थे मांडा से, ये भी ध्यान रख लेना। तो अब देखो सबसे पहला सभ्यता स्थल कौन सा? हड़प्पा। दूसरा मोहनजोदड़ो 1922 में। तीसरा सूतकागीडोर। मैं ये क्रम से, ताकि आप इस तरह से याद रखें तो आसानी होगी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सूतकागीडोर। बालाकोट, मेहरगढ़ है, इनके बारे में ज्यादा उल्लेख तो नहीं है, लेकिन एक एक चीज, ये भी एक बंदरगाह नगर है और ये प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले थे। चहुदड़ो, कोट दीजी, अल्लादीनो। अल्लादीनो कराची में है, ये दोनों सिंध में है। ये हो गए। उसके बाद में हम बात करते हैं रंगपुर 53-54 में, रोपड़ उसी समय लगभग, और 1950 में सबसे पहला भारत का खोजा गया स्थल रोपड़, और अंतिम है वो धौलावीरा। उसके बाद में आहट सभ्यता, कालीबंगा, बैराट, फिर लोथल, आलमगीरपुर, मालवण, सुरकोटड़ा, रोजदी, मीताथल, राखीगढ़ी, बनवाली, कुनाल, संगोल जो पंजाब में है, गणेश्वर, दायमाबाद, मांडा, धौलावीरा। इस तरह से हमने कुल 27 जो थे सभ्यता स्थल, उन सब के है वो डिटेल में मैप पर कहां पर है, कब स्थापना की गई, क्रम से बताया आपको, टाइम के अकॉर्डिंग, समय के क्रम के अनुसार लिखवाया गया है। ये देख लें एक बार। इस तरह से दोस्तों ये सिंधु सभ्यता स्थल पूरे हुए। बाद में इनका पतन हुआ प्राकृतिक कारणों से। कुछ का अलग मानना है, कुछ का मानना है बाढ़ के कारण हुआ, कुछ के मानना है भूकंप के कारण हुआ, सबका अलग अलग मत है। अब ये जो थी सामान्य डिटेल थी, एक एक जो और ज्यादा विस्तार से है वो अभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आगामी जो नजदीकी एग्जाम है उनके लिए रीट है और भी अन्य जो एग्जाम है उनके लिए ये करवाया गया है। आगे भविष्य में ये डिटेल में भी करवाएंगे, एक एक सभ्यता स्थल को और ज्यादा डिटेल में बताएंगे हम, वो आगे देखेंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि और ज्यादा वीडियो इसी प्रकार के संक्षिप्त में पूरा मैटर सार सहित आपके घंटे भर के वीडियो में अगर बता दें तो और ज्यादा आप शेयर करें, और अगर सही लगा, समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब करते रहना। वो अब ये आपका काम है आगे कि जितना ज्यादा आप प्रचार करेंगे, जितना ज्यादा आप फैलाएंगे, और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा हमें भी कि हम भी और ज्यादा से ज्यादा और वीडियो बनाएं। ठीक है, बाकी तो ऑफलाइन क्लासेस है, उनमें व्यस्त रहने के कारण पिछले काफी समय से वीडियो नहीं आ पा रहे हैं, असुविधा के लिए खेद है। कोशिश करेंगे कि और जल्द से जल्द आपसे मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैदिक सभ्यता इसी प्रकार से आपको करवा देंगे। आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।